गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ा था, आज हम लोग फ्रेयान्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेयान क्या होता है? तो फ्रेयान जो होता है वो मीथेन एथेन का पॉलीहेलोजन भी उत्पन्न होता है, जिसे आप लोग फ्रेयान्स कहते हैं या फ्रेयान 1-2 कहते हैं। और उसको बनाते कैसे हैं बात करें, इसको फ्रेयान 1-2 भी कहते हैं। 1-2 कहता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको पायरीन आपने अभी बताया, क्योंकि ये जानते होंगे कि जहाँ पर भी आप बिजली या शॉर्ट सर्किट होती है वहाँ पर जल का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ पर आग बुझाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। यह उस सॉकेट के या उस बिजली के उपकरण के चारों तरफ एक धुंध बना लेता है, जो ऑक्सीजन से उसका कनेक्शन कट जाता है, जिस कारण से आग बुझ जाती है। उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती और ऑक्सीजन नामक जहरीली गैस बन जाती है उसके अंदर। कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ये क्या है? एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति, ये उत्प्रेरक है कि उपस्थिति में एंटीमनी, कंफ्यूजन न करिएगा, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड से कराने पर CF2Cl2 नामक एक अविषैली अस्थायी गैस बनती है, जिसे आप फ्रेयान 1-2 गैस कहते हैं। इस गैस का क्वथनांक -29.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको CF2Cl2 को ही जनरली हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेयान कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक कूलेंट के रूप में, रेफ्रिजरेटर इसको आप फ्रिज कहते हो, फ्रिज, AC एयर कंडीशनर, इसको वातानुकूलित कहते हो हिंदी में, वातानुकूलित। और तीसरा नोदक में कूलेंट के रूप में किया जाता है। कूलेंट, नोदक क्या होता है? एरोसॉल के जो पीछे का हिस्सा होता है, रॉकेट के जो पीछे का हिस्सा जहाँ से आग निकलती है, वहाँ पर कूलेंट के रूप में किया जाता है। यह कहता है कि सर कितना प्रयोगशील है, फिर इसके वातावरण या पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव क्यों कहे जाते हैं? कहा जाता है कि इसी को हम लोग CFCS भी बोलते हैं, फ्रेयान को ही क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैसे ओजोन के लिए खतरनाक हो गया, ओजोन में छिद्र के लिए उत्तरदायी हो गया? 1974 में रोनाल्ड और मोलिना, 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने CFCS का ओजोन के छिद्र के लिए कारक गैस के रूप में बतलाया कि इसी की वजह से ओजोन परत में छिद्र हुआ है। ओजोन परत जो होती है वह समताप मंडल में स्थित एक ऐसी लेयर होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिस वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। यदि वो हानिकारक परावैंगिक किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी पर जीवन का समूल नाश होने की संभावना है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो हमारी त्वचा पर पड़ते ही त्वचा पर चर्म रोग, जिसको आप जनरली आप कह सकते हो, या त्वचा कैंसर उत्पन्न कर देती है। मतलब जनरली म्यूटेशन कर देती है, एक नया जीन क्रिएट कर देती है, म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, इसका कारक बनेगी और इससे क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर जीवन का समूल नाश हो जाएगा। तो उस हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के लिए ओजोन परत जो 25 किलोमीटर मोटी अस्तर होता है, उसमें दक्षिणी ध्रुवों पर छिद्र हो गया।
अंटार्कटिका जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर ओजोन में छिद्र हो गया। उस छिद्र का मेन कारक जो गैसें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS गैस, जिसको आप फ्रेयान कहते हैं। और हम लोग अपने लग्जरी जीवन के लिए, राजशाही जीवन के लिए घरों में रेफ्रिजरेटर, AC और का प्रयोग हम जितने भी जो भी आप पदार्थ जो आप देखते होंगे, या आप वाटर कूलर की बात करें जो पानी को ठंडा करता है, उसमें भी कंप्रेसर लगा होता है। उस कंप्रेसर में कौन सी गैस भरी जाती है? यही फ्रेयान CFCS गैस भरी जाती है। और सर हानिकारक नहीं है क्या? हमने अभी आपको बताया यह अविषैली गैस होती है, अस्थायी गैस होती है। जब यह किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करेगी, जनरली पृथ्वी पर यह कोई क्रिया नहीं, लेकिन जैसे ही यह समताप मंडल में जाएगी, स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगी, ओजोन परत में होल करने का कार्य करेगी। कैसे करे? कौन कौन से कारक होते हैं जो ओजोन परत में होल करते हैं? वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और CFCS ज़्यादा कारक होते हैं ओजोन परत में छिद्र के। आपको कैसे कर देते हैं सब? तो कहता है फ्रेयान का ओजोन पर प्रभाव, फ्रेयान गैस का ओजोन पर प्रभाव, ओजोन पर प्रभाव। कहता है कि जैसे ही ये ओजोन के पास जाएगा, CF2Cl2 जो होता है वो टूट जाएगा। कैसे में टूट जाएगा? CF2Cl मूलक में टूट जाएगा और Cl मूलक बन जाएगा। याद रख लीजिए अभी से, ये जो Cl मूलक होगा ना, यही ओजोन परत के डिप्लीशन के लिए महत्वपूर्ण कारक है। मतलब आपका जो CFCS है, इसमें जो क्लोरीन मूलक निकल रहा है, क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन उदासीन परमाणु निकल रहा है, वही ओजोन परत के डिप्लीशन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो आपका जो फ्रेयान है उसने क्या दिया? क्लोरीन मूलक दिया। वह क्लोरीन मूलक बहुत क्रियाशील होता है, वो ओजोन अणु के पास जाएगा और क्या कर देगा? ClO मूलक में टूट जाएगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। यह इसका एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के बैलेंस 0 होती है, एक टूट गया, एक Cl के साथ जुड़ गया, इसको ClO मूलक बोलेंगे। अब यह जो ClO मूलक है, यह अलग वाले कोई वातावरण में मौजूद है ऑक्सीजन परमाणु, उसके पास जाएगा, उसके साथ जैसे ही जाएगा फिर से यह क्लोरीन मूलक में बदल जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। फिर से यह क्लोरीन मूलक जाएगा दूसरे वाले इसके ओजोन अणु के पास, और फिर से यह अभिक्रिया चलती रहेगी, पहली दूसरी, पहली दूसरी, पहली दूसरी चलती रहेगी, और हमेशा ओजोन परत के अणुओं का क्या होगा? डिप्लीशन होता रहेगा। तो सर जी पहले क्या अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से नहीं टूट जाता ओजोन? टूटता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आदमी जिंदा होता है, मरता है ना, ठीक उसी प्रकार ओजोन भी है। वो ऑक्सीजन परमाणु के साथ, ऑक्सीजन ओजोन के साथ, ऑक्सीजन परमाणु O2 के साथ जुड़कर O3 बनता है, और O3 जो होता है वो टूट कर फिर से ऑक्सीजन और नवजात परमाणु में ये टूटता रहता है। जो जन्म मरण का जो सिलसिला है वो चलता रह रहा है, लेकिन उसमें पहुंच गया CFCS और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ये उत्प्रेरक का काम कर देते हैं, मतलब डिप्लीशन की दर को बढ़ा देते हैं, मरने की दर को बढ़ा दिया इन्होंने। इस वजह से वहाँ पर अनियमितता आ गई, जिस वजह से ओजोन में क्या हो गया? छिद्र हो गया। यदि आपसे कोई कह दे कि बताओ कि इसके बारे में पता किसने लगाया, तो याद रखिएगा 1974 में रोलैंड व मोनिला नामक वैज्ञानिकों ने CFCS के प्रभाव को ओजोन पर देखा था, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किस प्रकार ओजोन का क्षरण करता है यह क्लोरीन मूलक, इसके लिए बहुत सारे रिसर्च किए गए, और उनको बहुत सारे नोबेल पुरस्कार भी इस पर दिए गए हैं। उनमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम आता है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। ये हो गया आपके फ्रेयान की बात, और फ्रेयान के साथ ही साथ आपको इस टॉपिक में एक चीज़ और भी बताना था, वो होता है धुआं घनत्व। धुआं घनत्व क्या होता है जान लें?
ये नेक्स्ट टॉपिक है जो एक छूट गया टॉपिक, उस पर हम बात करें। ध्रुवण घूर्णक ऑप्टिकल एक्टिविटी। ध्रुवण घूर्णकता की खोज पहले अरेगो ने किया था, क्वार्ट्ज पत्थर में अरेगो। लेकिन कार्बनिक पदार्थों में ध्रुवण घूर्णकता की बात कार्बनिक पदार्थों में ध्रुवण घूर्णकता की बात ध्रुवण घूर्णकता की खोज ऑप्टिकल एक्टिविटी की खोज बायोट ने की। इन्होंने बताया कुछ पदार्थ होते हैं जो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ऐसा समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक पोलराइज लाइट लिया हमने, इसको निकाल प्रिज्म से गुजार देते हैं। निकाल प्रिज्म से गुजारते हैं। निकाल प्रिज्म से गुजारने पर जो प्रकाश का तल होता है वो केवल एक ही तल में कंपन करता दिखाई देता है। तो एक ही तल में कंपन करता हुआ प्रकाश का जो तल दिखता है उसको प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। प्लेन समतल ध्रुवित प्रकाश को। तो कहता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्लेन क्लोराइड लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमाते हैं या तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इस तरह के पदार्थ को डी या प्लस पदार्थ कहते हो। और यदि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाते हैं, जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त घूर्णन। दक्षिणावर्त घूर्णन। और इसको बोलते हैं वामवर्त घूर्णन। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यदि बाईं ओर घुमाती हैं तो उनको यल या माइनस पदार्थ कहते हैं। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यल फॉर लीवो रोटेटरी, मतलब इसको बोलते हैं वामवर्त घूर्णन और इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त घूर्णन। अब यह जो ध्रुवण घूर्णकता की जो बात हुई, जो पदार्थ शो करते हैं, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं और बाईं ओर घुमाने का गुणधर्म रखते हैं, क्या कहलाते हैं? ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। और जो पदार्थ या गुणधर्म रखते हैं वो ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहलाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसमें आप ग्लूकोज का जिक्र पढ़ोगे, फ्रक्टोज का जिक्र पढ़ोगे। तो इन जो पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं और दाईं ओर घुमाने वाला गुणधर्म रखते हैं वही ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहलाते हैं। और इसमें जो मेन कॉमन है वो जानना होता है, वो होता है किरेल कंपाउंड। किरेल पदार्थ क्या होता है? तो किरेल पदार्थ जानने से पहले आपको जानना होगा किरेल कार्बन क्या। इतनी बातों को आप जान लीजिए कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा तो डी लिखा जाएगा और बाईं ओर घुमाएगा तो यह लिखा जाएगा। और जो पदार्थ यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं और बाईं ओर घुमाने का गुणधर्म रखते हैं वो ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहलाते हैं। और यह पूरी जो मैकेनिज्म है या परिघटना है वो ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। इसकी खोज पहले किसने की? अरेगो ने की। लेकिन कार्बनिक पदार्थों में ध्रुवण घूर्णकता की खोज, मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड में इसकी खोज किसने की? तो आपका जिक्र किसका आएगा? बायोट का आएगा। बायोट नामक वैज्ञानिक ने किया। किरेल कंपाउंड क्या होती है? तो सबसे पहले जान लें कि जो किरेल कंपाउंड होती है वो एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कार्बन परमाणु से भिन्न भिन्न भिन्न
आपके कंपाउंड्स जो मतलब भिन्न भिन्न कार्बन की श्रृंखलाएं या अन्य परमाणु जुड़े होते हैं। ऐसा कार्बन परमाणु जिससे 4 भिन्न 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 क्रियात्मक समूह या अन्य परमाणु जुड़े होते हैं वह क्या बोलते हैं? कीरेल कंपाउंड्स कहलाते हैं। और जिस सेंटर पर यह सब कुछ होता है उसे कीरेल कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कीरेल कार्बन। तो कीरेल कार्बन की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा कार्बन परमाणु जिससे 4 भिन्न भिन्न परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ा होता है कीरेल कार्बन कहलाता है। और जिन यौगिक में यह पाया जाता है वो क्या होते हैं? कीरेल कंपाउंड्स होते हैं। अब कीरेल कंपाउंड्स की बात आ गई। जो कीरेल कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? तो इसमें आपको बात करनी होगी कि ये जो एसिमेट्रिक कंपाउंड की बात हो रही है, एसिमेट्रिक कार्बन की बात हो रही है, कीरेल कंपाउंड की वो बात हो रही है। यह दोनों जिस प्रकार हमारा दाएं हाथ बाएं हाथ का दर्पण प्रतिबिंब होता है और इसमें पूरी तरह अध्यारोपित नहीं अध्यारोपित होता, इस तरह के यौगिक क्या होते हैं? आपके कीरेल कंपाउंड। तो कीरेल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब उन एक दूसरे पे पूर्णतः अध्यारोपित नहीं होता, कीरेल कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप P का यदि प्रतिबिंब खींचेंगे तो ये उल्टा P दिखेगा ना, उठा के रखिए नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप मेरे हाथ को देख पा रहे होंगे, यह जो मेरा दायां हाथ है यह मेरा बायां हाथ है, यह इसका दर्पण प्रतिबिंब है। यदि इमेज देखेंगे तो यही दिखेगा, सामने सामने दिखेगा। अब जैसे ही हम पूरा का पूरा अपने कंपाउंड्स उठाते हैं और इसके ऊपर लाते हैं, क्या पूरी तरह से ढक पाया? यह अंगूठा बाहर निकल गया ना, लेकिन ऐसे कर देते तो पूरा ढका जाता। तो यह दर्पण प्रतिबिंब है? नहीं है। यह दर्पण प्रतिबिंब जो पूर्णतः अध्यारोपित नहीं है वह है। तो यह हमारा जो दायां हाथ है बाएं हाथ का क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है और पूर्णतः अध्यारोपित नहीं हो पा रहा है। तो वैसे यौगिक क्या होती हैं? कीरेल कंपाउंड्स होते हैं। और कीरेल कंपाउंड्स होते हैं, आप बात करें तो हम कीरेलता और कीरेलता की बात कर सकते हैं। यदि यह देखो, इसमें हमने Cl जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, I जोड़ दिया और यहाँ पर H जोड़ दिया। या कीरेल है क्या? एकदम है। दिखाई दे रहा है ऐसा कार्बन परमाणु जिससे 4 भिन्न भिन्न परमाणुओं के समूह जुड़े हों, कीरेल कार्बन कहलाती हैं। आपको समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर और बाईं ओर किससे निर्धारित करेंगे? तो इसके निर्धारण के लिए अग्रता या प्राथमिकता रूल का नियम का पालन करें। अग्रता या प्राथमिकता नियम का पालन करोगे। इसको किसने दिया था? अग्रता या प्राथमिकता नियम किसने दिया था? तो कॉन, इनगोल्ड एंड प्रहलाद ने दिया। ये 3 वैज्ञानिक का जिक्र आता है। कॉन का आता है, इनगोल्ड का आता है और प्रहलाद का आता है। इन्होंने क्या बताया था कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक जितना उच्च होगा वो उतना ज़्यादा, मतलब जिसका परमाणु क्रमांक जितना उच्च वो उच्च प्राथमिकता का होगा, और जिस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे निम्न वह निम्न प्राथमिकता का होगा। इन कंडीशंस में देखो, सबसे उच्च प्राथमिकता का कौन दिख रहा है? ये 1 नंबर, फिर ये हो गया 2 नंबर, वो ये हो गया 3 नंबर, और हाइड्रोजन हमेशा क्या रखा जाएगा? सबसे न्यूनतम है तो 4 नंबर। अब कहता है कि सर इसमें निर्धारण कैसे करोगे? तो ये आप जानते हो कि ये 4 बंधों से जुड़ा होता है, तो इसकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? टेट्रागोनल। इसकी जो संरचना होती है, संरचना की बात कर रहे हैं, इसकी जो संरचना होती है वो टेट्रागोनल होती है, समचतुष्फलकीय होती है और सभी एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं। तो हम बात करते हैं, इसको हम इनविजिबल मान लें। जब ऐसा समस्या आएगी तो हम 1 2 3 की तरफ बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? 1 2 3। देख रहे हैं 1 2 3 की तरफ चलने पर हम किधर चल रहे हैं? घड़ी के चलने की दिशा में, उल्टी दिशा में। तो कह रहा है कि सर घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में चल रहे हैं। यदि उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो
इस तरह के यल से डिनोट करते हैं, और जब इसको आर एस से डिनोट करते हैं, आर एस कॉन्फ़िगरेशन से, तो इसे एस से डिनोट किया जाता है। यदि कंडीशन वही हम यहीं पर देखो ध्यान से, CH2 CH3 कर दें, Br कर दें, H कर दें, यहाँ पर CH3 कर दें, तो क्या होगा? ध्यान से क्या यह असममित है या नहीं? तो एकदम है। देखो यहाँ सी इस तरह मेथिल समूह है, हाइड्रोजन है, Br है, यहाँ एथिल समूह है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? चारों आप एक कार्बन परमाणु से जितने भी आपके समूह जुड़े हुए हों, सारे के सारे क्या हैं? असममित हैं, मतलब सारे के सारे असमान हैं। तो ऐसा कार्बन जिससे 4 भिन्न भिन्न परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? आपका क्रिल पदार्थ कहलाता है, और यह अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, जो एक दूसरे पर पूर्णतः अध्यारोपित नहीं होते। कैसे नहीं होते? तो दर्पण प्रतिबिंब की बात तो हम की ही नहीं। यदि ध्यान से देखिए, हम इसी की बात कर रहे थे। इसका हम यदि दर्पण प्रतिबिंब बना दो, तो क्या बनाओगे? मिरर इमेज बनाओ। तो कार्बन Br की तरफ Br वाला रहेगा, इधर CH2 CH3 ऊपर वाला, नीचे वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला इधर चला है, उठा के रखो, तो Br चला जाएगा CH3 के ऊपर, जो कि पूर्णतः ढक नहीं पाएगा। कंडीशन हो गया एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है, किरिल कंपाउंड है। अब इसकी बात करते हैं कि यह रोटेशन किस प्रकार प्रदर्शित करेगा। तो ध्यान से देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाना है, तो कहता है जिसका परमाणु क्रमांक उच्च वो 1 नंबर। तो कहो सर ये भी कार्बन है और ये कार्बन है, तो देखिए इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े, इससे हाइड्रोजन 2 ठो जुड़ा है, लेकिन एक और कार्बन जुड़ गया है, लेकिन इससे तीनों के तीनों हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एक पहला देख लिए तो दूसरा का देखना, जिसमें ज़्यादा आपको उच्च परमाणु क्रमांक दिखता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ही ना होता है, वहाँ पे कार्बन कार्बन 6 6 12 हो जाएंगे, तो ये आपका 2 नंबर होगा, और ये क्या होगा? 3 नंबर, और हाइड्रोजन तो 4 नंबर। ये दिख रहा है क्या? घड़ी के किस दिशा में चल रहा है? किस दिशा में चल रहा है? उल्टी दिशा। यह हो गया, यहाँ पर सेम है, आपका दिख रहा है घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में यह हो जाएगा, लेकिन इसका जब मिरर इमेज बनाओगे तो B बन जाएगा। देखो देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, और ये क्या हो गया? 3 नंबर, ये 4 नंबर। जब इसका मिरर इमेज लोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, ये D हो जाएगा। रेक्टस सिनेस्टस की बात करोगे कि दक्षिणावर्त घूर्णन, वामावर्त घूर्णन की बात करेंगे, तो इसको S से डिनोट किया जाएगा और इसको R से डिनोट किया जाएगा। ये है कुछ बातें जो जानकारी चुकी थी, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, किताब आपके पास अवेलेबल है। इसी के साथ हैलो एल्केन पूरी तरह से ख़त्म होता है। बात करेंगे हैलो एरीन की। हैलो एरीन में हम क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो की भी एक बात करेंगे। एक अभिक्रिया है बॉल्ट सीमान अभिक्रिया, पाइनेम रिएक्शन है, बड़ी बार पूछी गई है, कई बार कंपटीशन में भी पूछी गई है। उस आधार पर उस अभिक्रिया से हम फ्लोरोबेंजीन की भी बताएंगे, मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडोबेंजीन बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। और उसी में हम एक, जैसे यहाँ पे हमने फ्रेन नया पढ़ा, वहाँ हम लोग DDT पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।